हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। कक्षा 12वीं में अपन ईंटें, मणके तथा अस्थियाँ जो आपका पहला अध्याय है उसके बारे में अपन पढ़ रहे हैं। तो उसका मैंने प्रथम भाग की बात की थी, जिसमें अपन ने हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन किस प्रकार से हुआ, मोहनजोदड़ो का उत्खनन करता कौन थे और उनकी शुरुआत कहाँ से हुई, कौन कौन सी सामग्री वहाँ से मिली, इन सब विषय पे अपन ने बात की थी। अब अपना अगला टॉपिक आता है हड़प्पा सभ्यता की सड़कों और गलियों की विशेषताएं। यानी कि हड़प्पा सभ्यता के अंदर सड़क किस प्रकार से थी और गलियाँ किस प्रकार से बनी हुई थी, उसके बारे में बात करते हैं। तो समकोण पर एक दूसरे को काटती हुई सीधी सड़कें, जिसके कारण पूरा नगर क्षेत्र विभिन्न आयताकार एवं खंडों में विभक्त हो गया, जिसे जाल पद्धति, ऑक्सफोर्ड पद्धति, शैश बोर्ड पद्धति कहते हैं। यानी समकोण पर एक दूसरे को काटती हुई सीधी सड़कें, यानी एक सीधी सड़कें होती थी और जो समकोण पर एक दूसरे को काटती थी, जिसके कारण पूरा नगर क्षेत्र विभिन्न आयताकार, यानी जो पूरा जो नगर था वो आयताकार और खंडों में विभक्त हो गया, और उन्हीं को जाल पद्धति, ऑक्सफोर्ड पद्धति और शैश पद्धति कहते हैं। परीक्षा में पूछा जाएगा कि जाल पद्धति से संबंधित है या ऑक्सफोर्ड पद्धति क्या है, तो वो आपको बताना। सड़कों का निर्माण मिट्टी से किया जाता था। देखो आज जो अपन सड़कों का निर्माण करते हैं वो सीमेंट है या फिर कंकड़ है या फिर डामर है, इनसे करते हैं। लेकिन पहले जो सड़कों का जो निर्माण होता था वो मिट्टी से किया जाता था। नोट बनावली में सड़कों पर गाड़ी के पहियों के निशान मिले हैं। सड़क को पक्की करने के प्रयास के भी साक्ष्य कालीबंगा से मिले। देखो बनावली जो हरियाणा में है, वहाँ पर सड़कों पर गाड़ी के पहियों के निशान मिले हैं। सड़कों को पक्की करने के प्रयास के भी साक्ष्य जो कहाँ से मिले हैं, कालीबंगा से। ये भी इम्पोर्टेंट है। सड़क के किनारे किनारे पानी निकासी के लिए नालियाँ बनी होती थी। नालियों की व्यवस्था होती थी। नालियाँ को कॉपर्स से ढका जाता था। नालियों में थोड़ी दूर पर शोषक कूप होता था, जिनमें गंदगी रुकती थी। पक्की ईंटों का प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में किया जाता था। कहने का तात्पर्य ये है कि सड़क के किनारे किनारे, जैसे आज अपन घरों के आसपास जो सड़कें निकलती हैं उनके सड़क के दोनों ओर नालियाँ बनाते हैं, तो ये पद्धति बहुत पहले से आती है, हड़प्पा के समय से, क्योंकि पहले भी नालियाँ बनाई जाती थी। और नालियों का गंदा पानी, यानी कि वो प्रदूषण नहीं फैलाए, इसलिए उन नालियों को ढका जाता था। तो वो भी व्यवस्था बहुत अच्छी थी। और नालियों को ढकने के साथ साथ एक आगे जाके एक बहुत बड़ी एक कूड़ा बनाया जाता था, जिनमें गंदगी को रोका जाता था। और पक्की ईंटों का प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में हो जाता था। हड़प्पा सभ्यता में अब भवन निर्माण की बात हो गई। पहले अपन ने वहाँ की सड़कों की बात की, अब है अपने हड़प्पा सभ्यता में भवन निर्माण। हड़प्पा सभ्यता में मकानों की योजना आंगन पर आधारित थी, जिसमें शौचालय, स्नानागार, रसोई घर, शयन कक्ष आदि के अतिरिक्त अन्य कमरे भी मिले। अब देखो हड़प्पा इतनी पुरानी सभ्यता होने के बावजूद भी वहाँ के मकान की योजना बहुत अच्छी थी। वहाँ पे भी शौचालय, स्नानागार, रसोई घर, शयन कक्ष आदि के अतिरिक्त अन्य कमरे भी मिले हैं। मजबूती के लिए नींव निर्माण की जाती थी। नींव निर्माण का मतलब नक्शे बनाए जाते थे, और उनकी नींव जो है वो मजबूती से बनाई जाती थी। सड़कों के किनारे मकान बने थे, जिनमें सुविधा, हवा, सफाई, प्रकाश की पूर्ण व्यवस्था होती थी। मकान ज़मीन से ऊंचाई पर बनाए जाते थे। मकानों के दरवाजे सड़कों की ओर खुले रहते थे। मकानों के प्रवेश द्वार मुख्य मार्ग की अपेक्षा गली की ओर खुले थे, जिसके कारण बाहरी हलचल, शोरगुल एवं प्रदूषण से सुरक्षित रहा होगा। ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है कि मकान जो है वो ज़मीन से बहुत ऊंचाई पर बनाए जाते थे, यानी इतना बहुत ज़मीन से ऊंची दूरी पे मकान बनाना। और उसके बाद मकानों के दरवाजे सड़कों की ओर खुले रहते थे, जो अपन आज भी अपन सड़कों की ओर खोलते हैं। मकानों के प्रवेश द्वार मुख्य मार्ग की अपेक्षा गली की ओर, यानी मुख्य मार्ग को छोड़ दिया जाता था और गली की ओर उनके दरवाजे खुले जाते थे, जिसके कारण बाहरी हलचल, शोरगुल और प्रदूषण से सुरक्षित रहा होगा।
सड़कों के किनारे किनारे पानी की निकासी के लिए नालियाँ बनी होती थी। नालियों को ढकने की व्यवस्था होती थी। नालियों कॉपर्स से ढका जाता था। नालियों में थोड़ी थोड़ी दूर पर शोषक कूप लगे रहते थे जिनमें गंदगी रुकी रहती थी। पक्की ईंटों का प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में किया जाता था। अब है हड़प्पा सभ्यता में सार्वजनिक भवन। सार्वजनिक का मतलब जिस पर किसी का अधिकार नहीं हो उसको कहेंगे सार्वजनिक भवन। तो वहाँ पे सार्वजनिक भवन किस प्रकार से थे? सिंधु घाटी सभ्यता के सिंधु घाटी सभ्यता को दो भागों में विभाजित किया गया। एक तो ऊपरी हिस्सा और एक निचला भाग। तो जिसके ऊपरी चेहरे में सार्वजनिक भवन होते थे और निचले हिस्से में व्यक्तिगत आवास बने हुए थे। उत्खनन में सार्वजनिक या राजकीय भवनों के अवशेष मिले हैं। एक अवशेष मोहनजोदड़ो से मिला है जो 70 मीटर लंबा और 120 मीटर चौड़ा है। ये स्मारक उस काल की संपन्नता का परिचायक है जहाँ पर ही 71 मीटर लंबा व इतना ही चौड़ा एक वर्गाकार कक्ष के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं जिनमें 20 स्तंभ है। एक अनुमान के अनुसार इस भवन का उपयोग आपसी विचार विमर्श, धार्मिक आयोजन, सामाजिक आयोजन के लिए किया जाता होगा। एक बहुत बड़ा भवन मिला है। इससे कहा जाता है कि वहाँ पे कोई धार्मिक आयोजन या सामाजिक आयोजन होता था तो वहाँ एक भवन में वो सभी एकत्रित होते थे। अब है हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार। बहुत बड़ा नहाने का एक स्थान मिला है, स्नानागार कहेंगे उसको। स्नानागार का जलाशय किले में स्थित था। किले के अंदर एक जलाशय मतलब एक किले के अंदर स्नानागार बना हुआ था। स्नानागार का जलाशय किले में था। 11.88 मीटर तो लंबा और 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा। इसके तल पर सीढ़ियाँ बनी हुई थी। सीढ़ियाँ दोनों साइड बनी हुई थी। ये सीढ़ियाँ पक्की ईंटों से बनाई गई थी। देखो इसमें कुछ टाइपिंग में गलती से कोई शब्द गलत टाइप हो गया, इसलिए मैं सही तरीके से पढ़ रहा हूँ। जैसे सीढ़ियाँ लिखा है तो वो सीढ़ियाँ हैं। स्नान कुंड के चारों ओर कमरे बने हुए और बरामदे भी बनाए गए हैं। स्नान कुंड के कमरे के समीप एक कुआं बना हुआ है जिसमें पानी कुंड में आता था और कुंड के गंदे पानी की निकासी एक अन्य दरवाजे से की जाती थी। गंदा पानी फिर बड़ी नालियों के माध्यम से शहर से बाहर निकाला जाता था। स्नानागार की दीवारों के निर्माण में सीलन से बचने के लिए डाबर या तारकोल का प्रयोग किया जाता था। यानी कि स्नानागार में जो दीवारें जो होती थी उनका निर्माण में सीलन से बचने के लिए डाबर और तारकोल का प्रयोग किया जाता था। पूरी स्नानागार में 6 प्रवेश द्वार होते थे, यानी 6 जगह से अंदर प्रवेश किया जाता था। स्नानागार में गर्म पानी की व्यवस्था भी होती थी। नोट: इस स्नानागार के बारे में अमिस्ट मेके कहते हैं कि ये स्नानागार पुरोहित के स्नान के लिए होता था। पुरोहित का मतलब जो धनी लोग होते थे उनके स्नान के लिए ही था, बाकी दूसरे वर्ग के लोग इसमें स्नान नहीं कर सकते। ये कौन कहता है? अमिस्ट मेके। अब है अन्न के भंडार की बात करेंगे तो हड़प्पा नगर के उत्खनन में यहाँ के किले के राजमार्ग में 6 पंक्तियों वाले अन्न भंडार मिले हैं। अन्न भंडार की लंबाई 18 मीटर, चौड़ाई 7 मीटर और यानी कि 18 × 7। इसका मुख्य द्वार नदी की ओर खुलता है या क्योंकि जो भी सामान जल मार्ग से आता था अन्न भंडार में एकत्रित किया जाता था। अब हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी प्रणाली किस प्रकार से थी? तो हड़प्पा संस्कृति नगरीय थी। वो कौन सी संस्कृति थी? नगरीय, ग्रामीण नहीं थी। इन दोनों का जीवन स्तर उच्च था। घरों का गंदा पानी सड़कों के किनारे बनी हुई नालियों से लेकर शहर के बाहर हो जाता था। इन नालियों में पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। इसका पिलास्टर किया जाता था जिससे नालियों को कोई नुकसान न पहुंचे, इसलिए पिलास्टर के लिए चूना, मिट्टी, जिप्सम का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, तो उनका मतलब कहने का मतलब ये है कि घरों के अंदर जो गंदा पानी एकत्रित होता था उनको नालियों से शहर के बाहर भेजा जाता था और पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था और उनके ऊपर प्लास्टर भी किया जाता था ताकि नालियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सके। और प्लास्टर करने के लिए चूना, मिट्टी और जिप्सम का प्रयोग किया जाता था। प्रोफेसर राम शर्मा का कथन है कि उनकी मान्यता है कि कंच युग की किसी भी दूसरी सभ्यता ने सफाई व स्वास्थ्य को इतना महत्व नहीं दिया जितना हड़प्पा देश के वासियों ने दिया। बहुतायत
बहुतायत शेष पक्की ईंटों का प्रयोग मुख्य रूप से 4 प्रकार की ईंटें प्रयुक्त की जाती थी। आयताकार यानी कि ईंटें किस प्रकार से होती, 4:2:1 में। एल प्रकार की ईंटें, इन ईंटों का प्रयोग कोने में किया जाता था। एल प्रकार की जो ईंटें होती थी वो एल का यानी कोने बनाने के लिए। नोकदार ईंटें होती थी उनका प्रयोग कुओं में किया जाता था। और टी आकार की जो ईंटें होती थी इनका प्रयोग सीढ़ियों में किया जाता था। अलंकृत ईंटों से निर्मित फर्श कालीबंगा से मिला है। ईंटों पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे का निशान मिला है। ये सनु धुड़ो सभ्यता से मिला है जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। अब हड़प्पा सभ्यता में सामाजिक जीवन किस प्रकार से था, तो सामाजिक संगठन, भोजन, वस्त्र, आभूषण और सौंदर्य प्रदर्शन, मनोरंजन है। वो मनोरंजन भी करते थे, आभूषण भी पहनते थे। महिलाएं सौंदर्य प्रदर्शन भी करती थी, वस्त्र अच्छे खासे पहनते थे, भोजन भी भारी मात्रा में मतलब भोजन भी करते थे। सामाजिक संगठन भी उनका बहुत अच्छा था। प्रौद्योगिकी की व्यवस्था भी अच्छी थी। मृतक क्रम यानी लोग मर जाते थे तो उनका क्रियाक्रम भी होता था और चिकित्सा विज्ञान की भी उनको जानकारी थी। हड़प्पा सभ्यता में सामाजिक संगठन, इतिहासकार गार्नर साइल्ड ने समाज को 4 भागों में विभाजित किया है। एक तो है शिक्षित वर्ग, दूसरा है योद्धा या सैनिक वर्ग, व्यापारी या दस्ताक्षर वर्ग और श्रमिक या कृषक वर्ग। शिक्षित वर्ग में पुरोहित, चिकित्सा और जादूगर और ज्योतिष आते थे। योद्धा और सैनिक में इनकी पुष्टि दुर्गों में उपस्थिति के अवशेषों से मिली है। यानी कि योद्धा और सैनिक जो होते थे वो किले के अंदर ही रहते थे, उनकी उपस्थिति दुर्गों के अंदर ही थी। व्यापारी और दस्ताक्षर में वो लोग आते थे जो बुनकर होते थे, कुम्हार होते थे और स्वर्णकार होते थे। और श्रमिक और कृषक में टोकरी बनाने वाले और मछली को मारने वाले आते थे। हड़प्पा सभ्यता में भोजन किस प्रकार प्राप्त किया जाता था और या फिर वो किस प्रकार का भोजन वो खाते थे, तो गेहूँ, चावल, जौ, तेल, मटर, सब्जियां व मांसाहारी भी थे। कछुआ, घड़ियाल, भेड़, बकरी, सूअर व मछली का मांस इत्यादि खाते थे। अभी कभी कभार पूछा जाता है कि कछुआ, घड़ियाल, भेड़, बकरी, सूअर और मछली इनमें से निम्नलिखित में से किस जानवर का मांस हड़प्पावासी नहीं खाते थे, तो इस प्रकार से भी आपको पूछा जा सकता है। इस काल में चित्रों में खजूर, अनार, तरबूज, नींबू, नारियल आदि के फलों का चित्रण किया जाता था। वह इन फलों का उपयोग भोजन के रूप में करते थे। इस प्रकार हड़प्पावासी मांसाहारी और शाकाहारी दोनों ही थे। हड़प्पा सभ्यता में वस्त्र, वह भिन्न भिन्न ऋतुओं में अलग अलग वस्त्र पहनते थे। महिला व पुरुष के वस्त्रों में भिन्नता पाई जाती है, यानी महिला और पुरुषों के कपड़े अलग अलग होते थे और वो अलग अलग ऋतुओं के अनुसार अपने कपड़े पहनते थे। पुरुषों में धोती, पगड़ी, दसाले यानी कुर्ता व महिलाओं में घाघरा और साड़ी पहनी जाती थी। नोट, सनुदुड़ों में प्राप्त मूर्ति में पगड़ी मिली और सनुदुड़ों में जो मूर्तियाँ जो मिली है उनमें पगड़ी है माथे पे। अब हड़प्पा सभ्यता में आभूषण व सौंदर्य प्रसाधन, स्त्री व पुरुष दोनों ही आभूषण पहनते थे व दोनों ही सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री का प्रयोग करते थे। अंगूठी, कान की बाली, चूड़ियाँ, बाजूबंद, हार, धनी लोग हाथों में सोने जैसे कीमती धातु के आभूषण पहनते थे, जबकि सामान्य लोग तांबे, कांसा व हड्डी के बने आभूषण पहनते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है, आप इसको बार बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इसकी मैं PDF है वो अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। उसके लिंक जो है वो मैं यूट्यूब पे अवेलेबल करवा दूंगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। हड़प्पा सभ्यता में मनोरंजन के लिए क्या क्या करते थे, तो मछली पकड़ना, शिकार करना उनका प्रिय मनोरंजन था। जानवरों की दौड़, झुंझुने, सीटियाँ तथा शतरंज के खेल उनके मनोरंजन के साधन थे। इसके अलावा पत्थर तथा सीप की गोलियों से खेल खेलते थे। खुदाई में पशुओं की मूर्ति, बैलगाड़ियाँ, 2 पहियों वाले तांबे का रथ मिला। नृत्यांगना की मूर्ति भी मिली है। नृत्यांगना ने नाचती हुई नर्तकी की मूर्ति मिली है, जिसमें पता चलता है कि हड़प्पावासी भी नाच गाना किया करते थे। अब प्रौद्योगिकी है जो अपन कल पढ़ेंगे। अब याताकी